नमस्कार, मैं मंदार फंसे और आप देख रहे हैं नेशन नाउ। नेशन नाउ में आज हम चर्चा करेंगे मुंबई में जो हादसा हुआ है, एफओबी को लेकर चर्चा करेंगे। साल दर साल मुंबई में एक के बाद इस तरह के हादसे हो रहे हैं और हादसे में बेकसूर आम लोगों की जानें जाती हुई दिख रही है। लेकिन न तो राज्य की बीजेपी सरकार और न ही शिवसेना की बीएमसी को इससे कोई फर्क पड़ता दिख रहा है। कल ही सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास फुट ओवर ब्रिज गिरा और 6 लोगों की मौत भी हो गई है। पर हर बार की तरह इस बार भी जिम्मेदारी किसी की नहीं है। क्या बाकी हादसों की तरह इस बार भी किसी सरकारी या बीएमसी अधिकारी पर गाज नहीं गिरेगी? जिनकी लापरवाही और लालच की वजह से यह हादसा हुआ, वो क्या इस बार भी बच निकलेंगे? क्या दोषी अधिकारियों को सस्पेंड कर देना ही काफ़ी है? क्या ये वक्त उन पर कानूनी कार्रवाई करने का नहीं है? और साथ ही बीएमसी चीफ अजय मेहता को क्या अब भी अपने पद पर बने रहने का हक बचा हुआ है? नेशन नाउ में आज हम इन्हीं सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। जरा देखिए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई किस तरह से चरमरा रही है। ये केवल एक पुल के गिरने की घटना नहीं है, बल्कि ये बानगी है खस्ता हाल और दम तोड़ती मुंबई की। 14 मार्च की शाम जब मुंबई वासी अपने दफ्तर से निकलकर अपने घरों की ओर जा रहे थे, तभी सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास एक फुट ओवर ब्रिज धराशायी हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा घायल हैं। मैंने यहाँ सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल में अभी जो पेशेंट्स है उनसे मैं मिला। करीब 10 पेशेंट्स यहाँ पर वार्ड में है, एक पेशेंट आईसीयू में है, लेकिन वो भी आउट ऑफ डेंजर है। कि इस प्रकार की घटनाओं में किसी को बख्शने का कोई कारण नहीं है। और निश्चित रूप से अगर ऑडिट हुआ है और उसके बावजूद ये पुलिया गिर रहा है, तो इस ऑडिट के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है और इसलिए उसके ऊपर भी निश्चित रूप से जांच की जाएगी। हादसे के बाद से ही एक के बाद एक हैरान कर देने वाली लापरवाहियां सामने आ रही हैं। ऑडिट के बाद आई रिपोर्ट में पुल को अच्छी हालात में पाया गया, पर अच्छी हालात वाला ये ब्रिज 6 महीने भी नहीं टिक पाया। मुंबई सीएसटी ब्रिज हादसे को लेकर मुंबई पुलिस ने कल देर रात एक एफआईआर दर्ज कर ली। इस एफआईआर में मुंबई पुलिस ने बीएमसी और रेलवे के अधिकारियों को आरोपी बनाया है और साथ ही लापरवाही के चलते मौत का सेक्शन आईपीसी की 304A धारा के तहत इस एफआईआर को फाइल किया गया है। फिलहाल कोई भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं हुई है। ये कोई पहली बार नहीं है जब मुंबई को भ्रष्टाचार की कीमत लोगों की जानें देकर चुकानी पड़ी हो। साल 2017 में भी मुंबई में एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन पर पुल गिरने से भगदड़ मच गई थी। उस हादसे में 23 लोगों की जान चली गई थी। उसी साल फिर से चर्नी रोड में पुल गिर गया। अगले ही साल अंधेरी में पुल गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। यही नहीं, खस्ता हाल सड़कों ने 2016 से 2018 के बीच 184 लोगों की जानें ले लीं। बीएमसी की लापरवाही के कारण साल दर साल मुंबई में हादसे होते जा रहे हैं, लेकिन बीएमसी चीफ अजय मेहता अब भी अपने पद पर काबिज हैं। सीएसटी हादसे के बाद बीएमसी बॉस के पास सवालों के जवाब देने का वक्त भी नहीं है। कल मुंबई में जो हुआ वो कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि संगीन अपराध है। ऐसे में इस मामले में धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया? बीएमसी कमिश्नर अजय मेहता के कार्यकाल में 1-2 नहीं बल्कि कई बड़े हादसे हुए, फिर भी वो अपने पद पर क्यों बने हुए हैं? क्या इस बार भी दोषी अधिकारी को केवल सस्पेंड करके मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, मिरर नाउ। और इस मुद्दे को कल से हम तक पहुंचाने वाली हमारी संवाददाता है सांतिया, हमारे साथ जुड़ी हुई है। सांतिया, जो रिपोर्ट आज आपने सामने लाया है, खास करके जिस तरह से इस पूरे पुलिया को, इस ब्रिज को इसके पहले आंका गया था, एक स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया था। ये स्ट्रक्चरल ऑडिट के जो कंसल्टेंट दिख रहे हैं वो प्रोफेसर डी देसाई, एसोसिएटेड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स एंड एनालिस्ट्स, ये जो कंपनी है, इन्होंने ये जो एक तरह से इसकी परीक्षा की थी। क्या इसको लेकर कोई और जानकारी मिली है आपको? क्या इसको लेकर
बीएमसी के कमिश्नर ने आके कुछ बात की है, कुछ इस पूरी प्रक्रिया को क्या वो एक तरह से वैध प्रक्रिया मानते हैं? मंदार, अगर बात की जाए बीएमसी कमिश्नर की तो हर बार की तरह एक अजीब सी चुप्पी साधे वो बैठे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें रिपोर्ट की और अगर आपको दृश्य दिखा सके, फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो मेटालिक फ्रेम का हिस्सा बचा है इस फुट ओवर ब्रिज का, उसे हटाया जा रहा है। अब इस स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात की जाए मंदार, जो पी देसाई फर्म ने तैयार की थी अगस्त के महीने में, 6 अगस्त 2018 में ये रिपोर्ट तैयार की गई थी अंधेरी गोखले ब्रिज के हादसे के बाद, क्योंकि वो हादसा 3 जुलाई 2018 को हुआ था। और आप समझ सकते हैं किस तरह से कुछ ही महीनों पहले ये रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट में साफ तौर पे लिखा है कि किस तरह से इस थर्ड पार्टी फर्म ने इस ब्रिज को गुड कंडीशन यानी कि अच्छी स्थिति में पाया था। बहुत छोटे या माइनर रिपेयर्स का सुझाव दिया गया था। हालांकि बीएमसी कर्मचारी कल रात से इस बात पे कायम है कि किस तरह से उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ था नहीं जिससे वो चौकन्ने होते या जिसका वो खास ध्यान रखते, इसीलिए उन्होंने इस ब्रिज को बिल्कुल सुरक्षित माना। लेकिन सवाल इस थर्ड पार्टी फर्म पी देसाई फर्म के अलावा एक और ये भी है मंदार कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की तो गलती है ही, क्योंकि अगर आप अगस्त 2018 में कह रहे हैं कि ब्रिज अच्छी स्थिति में है और मार्च 2019 में ब्रिज का 3/4 से ज़्यादा हिस्सा गिर जाता है, 6 लोग मर जाते हैं, तो किस तरह की स्ट्रक्चरल ऑडिट हुई है उस पर तो सवाल बनता ही है। लेकिन बीएमसी की कितनी जिम्मेदारी है मंदार, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि बीएमसी इस तरह से किसी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को काम देकर के पल्ला नहीं झाड़ सकती। खास करके जिस तरह से बीएमसी का इतिहास रहा है कॉन्ट्रैक्टर्स को लेकर के, चाहे वो 300 करोड़ रुपए का रोड रिपेयर स्कैम हो, या फिर बीएमसी स्कूलों में टैबलेट बांटने का स्कैम रहा हो, या नाला सफाई का स्कैम रहा हो, सब में कॉन्ट्रैक्टर्स डिफॉल्टर्स रहे हैं, केस चल रहे हैं। तो ऐसे में बीएमसी की जिम्मेदारी ज्यादा बनती थी इसमें मंदार, उन्हें तो जवाब देना ही होगा। जी संध्या, साथ साथ ये जो रिपोर्ट है, मैं और थोड़ा गौर करना चाहूंगा आपके पास। ये जो रिपोर्ट आपने सामने लाई है, इस रिपोर्ट को देखते हुए ये लगता है कि एक तरह से एक बच्चों का खेल है, एक तरह से इसमें किसी तरह की संजीदगी की कोई वहाँ पे कोई बात दिखाई नहीं दे रही है। खास करके जो 18 मुद्दे को लेकर इन्होंने इस ब्रिज का जो ऑडिट किया था, इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें उन्होंने नॉट अवेलेबल इस तरह की बातें कही है। इसका मतलब ये लोग जो है जिस तरह का ये काम करते हैं, इनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये लोग इस पूरे काम को इतना हल्के में क्यों लेते हैं? मंदार, आपने बिल्कुल ठीक बात कही, और किस तरह से बच्चों का खेल बनाया गया इस रिपोर्ट को आप ये समझ सकते हैं कि खास करके ब्रिज किस साल में बनाया गया था वो तक इस रिपोर्ट में गलत लिखा गया है। और अब बीएमसी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। सुबह से इस फर्म के कर्मचारी कह रहे थे कि ये एक टाइपिंग एरर था जिसके चलते उन्होंने 1998 में इस ब्रिज का निर्माण दिखा दिया। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि बीएमसी ने भी इसको किस तरह से हाईलाइट किया है कि इस रिपोर्ट में, स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट में, इस ब्रिज का निर्माण कब हुआ था वो साल तक गलत लिखा था। जैसा कि मैं कह रही थी कि प्राइवेट फर्म की जिम्मेदारी तो बनती ही है मंदार, लेकिन बीएमसी जिसने ये रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली, जिसने मान लिया कि ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, जो कह रही है कि ब्रिज जो है वो अच्छी स्थिति में है, लेकिन उस बात को समझ नहीं पाई कि किस तरह से सबसे बेसिक चीज़ ब्रिज की हिस्ट्री तक गलत लिखी गई थी, इस फुट ओवर ब्रिज की हिस्ट्री तक गलत लिखी गई, उस पर ध्यान नहीं गया बीएमसी का। साथ ही कुछ एक जगहों पे, जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक तरह से चिन्हित किया इस चीज़ को कि किस तरह से, चाहे वो इस फुट ओवर ब्रिज की आखिरी स्ट्रक्चरल ऑडिट की तारीख हो या उस वक्त क्या सुझाव दिए गए थे, उन सब जगहों पे भी नॉट अवेलेबल भरा है इस थर्ड पार्टी फर्म ने। उस पर भी बीएमसी ने उस वक्त सवाल नहीं खड़े किए जब महीनों पहले इस फर्म ने ये रिपोर्ट बीएमसी में सबमिट की थी, रिपोर्ट दायर की थी। और अब क्योंकि हादसा हो चुका है, 6 लोग मर चुके हैं, तो बीएमसी को इस रिपोर्ट में कमियां दिखाई दे रही हैं। जी संध्या, और एक बात, कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं इस पूरे हादसे में, उनकी हालत अब कैसी है? वो लोग क्या घर जा पाए हैं? कुछ लोगों का इलाज अगर चल रहा हो तो उसके बारे में क्या कहेंगे?
मंदार हादसे में 3 लोगों की जान गई और 31 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। 2 लोगों की स्थिति फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, लेकिन उसके अलावा बाकी लोगों की स्थिति पहले से बेहतर बता रहे हैं बीएमसी अस्पताल और बाकी कर्मचारी, लेकिन वो फिर भी अभी पूरी तरह से अंडर ऑब्जर्वेशन है। इलाज उनका जारी है। मुंबई के सेंट जॉर्ज और जीटी अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था। आनन फानन में जब यह हादसा हुआ था, हर बार की तरह मंदार इससे पहले कि पुलिस पहुंचती, हालांकि इस इलाके की एक चीज हमें माननी होगी कि किस तरह से, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट इलाका है। आजाद मैदान पुलिस स्टेशन कुछ ही कदम दूरी पे है, MRA पुलिस स्टेशन फिर से कुछ ही कदम दूरी पे है। क्योंकि CST स्टेशन के ठीक सामने था तो GRP के जवान भी उपलब्ध थे। इन सब के बावजूद भी सबसे पहली मदद को आसपास के लोग ही आए और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मंदार जी शांति, आप शुक्रिया जानकारी के लिए। और इस वक्त की और एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। लापरवाही की कई कड़ियां अब खुलकर सामने आने दिख रही है। 3 सर्वे हुआ था, उसके बाद भी पुल धराशायी हुआ है। 2016 से 3 बार इस पुल की जांच की गई है। पहले दिसंबर 2016, फिर जुलाई 2017 में और उसके बाद अगस्त 2018 में इसे अच्छी हालत में बताया गया था। हम सीधे चलते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी दिशा के पास। दिशा, क्या जानकारी है? जी मंदार, ये अभी जो पूरा बीएमसी के तरफ से रिस्पांस आया है उनका कि एंटायर जो स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ था इस ब्रिज का, तो क्या चीज़ें सामने आई है और क्या एक्शन उन्होंने लिया है। सो पहली बात ये है मंदार के ये जो ब्रिज का वर्क ऑर्डर पहली बार अक्टूबर 18, 2016 तभी इशू हुआ था बीएमसी के तरफ से। जो कंसल्टेंट है यहाँ के प्राइवेट कंसल्टेंट, उन्होंने इंस्पेक्शन कैरी किया था पहली बार इस ब्रिज का दिसंबर 12, 2016 में। उनको बाद में लगा कि 4-5 महीने के बाद के कंडीशनल असेसमेंट थोड़े और टेस्ट करने चाहिए, तो पूरे ब्रिज का वापस जुलाई 4, 2017 में पूरा जो ब्रिज का असेसमेंट है वो कैरी किया था और फाइनल रिपोर्ट कंसल्टेंट की तरफ से बीएमसी को मिली अगस्त 13, 2018 में। तो ये 3 ये जो है हम सब अभी रिपोर्ट से पढ़ रहे हैं जो अभी आई हैं यहाँ पे। और अब जो है इतनी 3 बार ऑडिट करने के बाद भी, चेक करने के बाद भी ये ब्रिज जो है आधा पोर्शन कोलैप्स हुआ। जबकि अब हम ये भी बताना चाह रहे हैं मंदार, बीएमसी ने ये भी अपने रिपोर्ट में कहा है कि किन बीएमसी अफसर के खिलाफ उन्होंने अभी तक कार्रवाई की है, किनको सस्पेंड किया है। फर्स्टली जो स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है वो इस रिपोर्ट में मेंशन्ड है, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है AR पाटिल, जो पूरे सुपरवाइज कर रहे थे ये स्ट्रक्चरल ऑडिट को 2017 और 18 में, तो उनको अभी सस्पेंड कर दिया है। ये बीएमसी हमें इस रिपोर्ट के द्वारा बता रही है। जो असिस्टेंट इंजीनियर है SF कलकुते, वो जो पूरा सुपरवाइज कर रहे थे रिपेयर वर्क 2013 और 14 में भी, वो भी अभी सस्पेंड किए जाएंगे बहुत जल्द। एंड जो बाकी के स्टाफ मेंबर्स है जैसे कि चीफ इंजीनियर ब्रिजेस के SO कोरी और डेप्यूटी चीफ इंजीनियर RB तारे जो रिटायर हो चुके हैं, उनके खिलाफ भी चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट द बीएमसी अभी के लिए ये बता पाई है कि अपने ब्रिजेस डिपार्टमेंट में जो भी ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल थे ये रिपेयर वर्क कैरी करने के लिए, उनके नाम जो है अभी सामने आए हैं और उनको सस्पेंड कर दिया गया है। बाकी ये भी बताया है जो कॉन्ट्रैक्टर है RPS इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरे काम में इन्वॉल्व थे, उनको भी शो कॉज नोटिस दिया जाएगा ब्लैक लिस्टिंग के लिए। तो ये सारी जो है चीज़ें अभी बीएमसी की तरफ से सामने आ रही है मंदार जी। बहुत बड़ी अहम बातें सामने रखी है आपने दिशा। जैसे कि आपने कहा कि बीएमसी ने ये अब सूचना दे रखी है, जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो या फिर असिस्टेंट इंजीनियर हो, ब्रिजेस को संभालने वाले जो चीफ इंजीनियर्स और डेप्यूटी इंजीनियर्स है, उन पर ये अब कार्रवाई आने वाले समय में होगी, सस्पेंशन की कार्रवाई होगी। इससे संगीन कार्रवाई क्या हो सकती है,
इस पूरे हादसे को लेकर ये भी हम पूछेंगे। लेकिन तो एक संक्षेप में ये बताइए दिशा, आप हमें दिख रही है कि आप वही बीएमसी के मुख्यालय के सामने खड़ी हो, वहाँ से ये ब्रिज जो है वो कितना नज़दीक था? क्या इस ब्रिज के ऊपर निगरानी रखना बहुत मुश्किल था इन बीएमसी अधिकारियों को? जी बिल्कुल मंदार, अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट नागसेन को बोलूं कि यहाँ से हम जो अभी बीएमसी हेडक्वार्टर्स के सामने खड़े हैं, हमसे तकरीबन सिर्फ 200 मीटर कम की दूरी में हम खड़े हैं और आपको वो ब्रिज दिख सकता है जो अभी पूरी तरह से डिमोलिशन हो रहा है, जो अभी आप देख सकते हैं। तो हमने आज जब वॉक किया मंदार वो ब्रिज से बीएमसी हेडक्वार्टर्स तक, हमें सिर्फ 4 मिनट लगे और 24 घंटे में बीएमसी कमिश्नर अजॉय मेहता को 1 मिनट का भी फुर्सत नहीं मिला। वो 4 मिनट का डिस्टेंस तय करके वो स्पॉट पे विजिट करने के लिए, देखने के लिए पूरा सिचुएशन के क्या हुआ है। तो ये जो है वो अपने बीएमसी के सामने, अपनी आंखों के सामने जो है ये हो रहा था। अब तक हमें ये लगा था मंदार कि ये 6 महीने पहले ऑडिट की गई थी, बट अब जो बीएमसी के रिपोर्ट के द्वारा सामने आ रहा है कि ये ब्रिज पहली बार 2016 में जो है वो ऑडिट की गई थी और पूरा रिपोर्ट बीएमसी को सिर्फ 2 साल के बाद मिला, जो 2018 में। तो ये जो है काफ़ी लैप्सेस है जो अभी वो सामने आई है। जी शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए दिशा। और अब हम चर्चा की ओर मुड़ते हैं। हमारे साथ गणेश खानकर जुड़े हुए हैं, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं। संजय तटकरे एनसीपी के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शकील अहमद आरटीआई एक्टिविस्ट मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिकेत निकम एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भगवान कोहली जो कि आई विटनेस इस घटना के हैं, वो भी हमारे साथ मुंबई स्टूडियो में मौजूद है। पहला सवाल भगवान जी आपको करना चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से आपने ये घटना देखी है, बड़ी नज़दीक से देखी है, ये समय कैसे था और आपको कैसे पता चला कि ये घटना घटी है? आपके सामने अगर घटी हुई तो वो समय में कितने लोग करीबन उस पुलिया पर थे? जी भगवान जी आपको सवाल है। हाँ सर, सबसे पहली बात तो मैं 7:30 बजे क्रॉफर्ड मार्केट से वीटी जाने के लिए आ रहा था और वहाँ पे जो फ्लाईओवर था उसके बाजू में एक बस स्टॉप है, अपोजिट टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, वहाँ पे मैं खड़ा था और मेरा पूरा बॉडी और चेहरा जो है क्रॉफर्ड मार्केट की तरफ था। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ब्रिज को क्रॉस करके मैं किला कोट की तरफ आके मैं उस तरफ जाने वाला था मेट्रो के साइड में। तो मैं 2 मिनट के लिए सोचा कि नहीं यहाँ से सबवे से जाऊँगा बोल के, और फिर से मेरी ध्यान उस ब्रिज की तरफ गई और मेरे सामने जो मैंने वो मंजर देखा वो ज़िंदगी में कभी मैंने इस तरीके से देखा नहीं है। और 1-2 मिनट के लिए मैं शॉक हो गया कि ये क्या हो गया है मेरे सामने बोल के। इस तरीके से घटना पहली बार मैं देखा हूँ कि कुछ एक छोटा बच्चा गिरा, 2-3 लेडीज़ गिरे और नीचे कुछ बाइक और व्हीकल वगैरह जा रहे थे। ये सब हादसा मेरे सामने हो गया और क्रॉफर्ड मार्केट से आने वाली जो ट्रैफिक जो है वो सडनली इतनी ट्रैफिक बढ़ गई कि मैं कुछ समझ में नहीं आया। बोला अभी मैं क्या करूँ वहाँ पर। तो मैंने सबसे पहला फायर ब्रिगेड को मैंने कॉल किया, 2 बार कॉल लगा नहीं फायर ब्रिगेड से। फिर उसके बाद जो है मैंने 7:34 पे मैंने सीपी कंट्रोल को कॉल करने की कोशिश किया और कॉल लग गया। तो उनको मैंने बताया कि इस तरीके से ऐसा हादसा हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया के बाजू में जो स्काई वॉक है, पब्लिक ब्रिज है, वो एक आधा हिस्सा गिर गया है, स्लैब नीचे गिर गया है। बहुत सारे लोग वहाँ पे चिल्लम पुकार कर रहे हैं, जख्मी हो गए कुछ लोग, शायद कुछ पता नहीं। तो वहाँ से मुझे रिप्लाई है कि 1 मिनिटापूर्वीच मला कॉल आला आहे, आम्ही तिकडे घटनास्थळावरती गाडी पोहोचवली। उन्होंने ऐसा मुझे आंसर दिया। तो मैं बोला ठीक है। तो उस बैरिकेड क्रॉस करके मैं उस तरफ गया नहीं, ताकि बहुत बड़ा मंजर था, क्राउड थे लोगों का वहाँ पर। कुछ लोग शूटिंग कर रहे थे, कुछ लोग वहाँ को रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे, लोगों को बचाने का चिल्लम पुकार भी हो रहा था। मैं सीएसटी का जो मेन जंक्शन है, सीएसटी के मेन जंक्शन पे जाके वहाँ पे 2 पुलिस गार्ड्स थे जो लोग भी लंबे से देख रहे थे। तो उनको मैंने इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा वहाँ पे हुआ है, प्राइवेट कार यहाँ पे इस तरफ से छोड़ो मत, सिर्फ बीएमसी के और एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस, इनको ही छोड़ो। उतने ही देर में वहाँ पे जो सारे पुलिस, आज़ाद मैदान के, एमआरए मार्ग के, डीसीपी जोन 1 के ऑफिसर और कुछ कांस्टेबल्स को आते हुए मैंने देखा।
फिर वहाँ पे जो 10-12 गाड़ी खड़ी थी जंक्शन में, उनको मैंने यू टर्न लेने के लिए कहा कि ट्रैफिक जाम है, आप फंस जाओगे, ऐसा ऐसा हो गया। उतना मैंने काम करके वहाँ से आगे निकल गया। जी बिल्कुल। अब भगवान, जैसे आपने ये पूरा काम किया, एक तरह से एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य जो होता है वो आपने दिखाया था, लेकिन जिस तरह से लचर व्यवस्था हो चुकी है हमारे यहाँ, इस तरह से मुंबई में ऐसे नागरिक भी जो है, एक आम आदमी भी इस तरह से है कि जो अपना जो कर्तव्य है, अपनी जो ड्यूटी है वो करते हैं, वो करने में कोई हिचकिचाते नहीं है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी व्यवस्था है उसका क्या करना है, वो सबसे बड़ा सवाल है। तो हमारे साथ फिलहाल जो पैनलिस्ट है उसमें से शकील अहमद, आपको सवाल है, आरटीआई के तहत आपने लगातार कहीं ना कहीं जानकारी निकाली होगी, ये पूरे जो ऑडिट्स किए जाते हैं उसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? मंदार जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये मुंबई में कोई पहली घटना नहीं हुई है। एल्फिंस्टन ब्रिज का जो हादसा हुआ था, अंधेरी का जो हादसा हुआ था, उसके बाद जो है रेलवे प्रशासन ने और देवेंद्र फडणवीस ने एक जॉइंट ऑडिट की बात की थी जो आईआईटी बॉम्बे, बीएमसी और रेलवे के अधिकारी करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि आपने जो एक खुलासा किया हुआ है कि थर्ड पर्सन को दिया गया था, प्राइवेट पर्सन को एक दिया गया था ऑडिट करने के लिए। तो उन 445 ब्रिज में से इस ब्रिज का ऑडिट आईआईटी से या बीएमसी के जो जॉइंट ऑडिट टीम थे उनसे क्यों नहीं कराया गया? और सबसे बड़ी बात है कि जो रेलवे प्रशासन या बीएमसी जो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, उनको यहां तक मालूम नहीं है कि ये ब्रिज बना कब है। तो बहुत ही दुखद घटना है। मैं आपको जो आरटीआई डाला था मैं बता देता हूं कि अंधेरी घटना होने के बाद मैंने आरटीआई रेलवे प्रशासन को फाइल किया था कि मुंबई सबअर्बन चर्चगेट से लेकर सूरत तक, कसारा से लेकर सीएसटी करजत तक कुल कितने आरओबीज हैं, कुल कितने एफओबीज हैं और उनके लिए ब्रिज इंस्पेक्टर कितने नियुक्त किए गए हैं और एक ब्रिज इंस्पेक्टर की हद में कुल कितने ब्रिजेस आते हैं निगरानी रखने के लिए। तो इन्होंने जो जवाब दिया है, टोटल सेंट्रल में 71 आरओबीज हैं, एफओबीज 163 है, 234 आरओबी या एफओबी सेंट्रल रेलवे में है। वही वेस्टर्न रेलवे में 146 एफओबी है और आरओबी 46 है। टोटल इस तरह से 192 आरओबी या एफओबी वेस्टर्न रेलवे की हद में है और 426 कुल ऐसे आरओबी या एफओबी है जो रेलवे प्रशासन की इसमें आता है। और इसमें जो ब्रिज है जी 1984 में बना हुआ है, सेंट्रल रेलवे के द्वारा बनाया गया है और इसका जो डिजाइन है प्लेट ग्राइडर है। 91 मीटर इसकी लंबाई है और 5 मीटर इसकी चौड़ाई है। उसके बाद इस ब्रिज को रख रखाव के लिए महानगर पालिका को दे दिया गया। लेकिन दुख की बात है कि जो स्ट्रक्चर ऑडिट हुआ, महानगर पालिका इतना रिस्पॉन्सिबल है कि थर्ड पर्सन को 3 बार ऑडिट के लिए दी जाती है, लेकिन वो ऑडिटर इस ब्रिज को बताता है कि पूरी तरह से ब्रिज ठीक है, मामूली मरम्मत की जरूरत है। तो बहुत ही बड़ी चूक हुई है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये 426 ब्रिज के लिए एक भी ब्रिज इंस्पेक्टर अपॉइंट नहीं किए गए हैं स्पेशली इनके लिए। तो बहुत ही एक दुखद घटना है। मुंबई से सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू आता है, लेकिन उसके बाद भी रेलवे प्रशासन हो या बीएमसी रहने दो, जिसका बजट 37,000 से भी ज्यादा है, इस तरह से मुंबई करों के साथ सौतेला व्यवहार करा, जो कि पिछले 1 साल में आप देख सकते हैं कि 100 से ज्यादा मौतें हुई है। तो आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि अभी बताया गया कि जो कॉन्ट्रैक्टर, जो स्ट्रक्चर ऑडिटर थे, उनको सिर्फ ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। तो ये कहाँ का इंसाफ हो? उनके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। वो सभी मुद्दे हम जरूर पूछेंगे, लेकिन हमारे साथ विधिज्ञ अनिकेत निकम जी मौजूद है। अनिकेत जी, आपको सवाल सीधे यही है कि जो 304A के तहत कार्रवाई की गई है, क्या वो पर्याप्त कार्रवाई है? इतना संगीन अपराध है, एक तरह से जानबूझकर लोगों को इस तरह की मौत के कुएं में ढकलने जैसी कि ये पूरी साजिश लग रही है। और ऐसे समय में 304A के तहत अगर कार्रवाई होती है तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये बहुत ही मामूली सी कार्रवाई हो जाएगी? मंदार जी, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो पुलिया गिरने की दुखद घटना हुई है और जिसकी वजह से कई निर्दोष लोगों को अपनी जान खोनी पड़ी, उन सारे फैमिलीज़ को मैं दुख व्यक्त करता हूँ, शोक व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ भगवान जी आज जो हमारे पैनलिस्ट है, जिन्होंने उस दिन पीड़ितों की सहायता की, मैं उनकी सराहना करता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ। अभी आपने जो सवाल पूछा है कि ये जो ब्रिज गिरने की घटना हुई है उसमें पुलिस ने 304A के तहत एफआईआर रजिस्टर किया है। आपको पता है कुछ साल पहले, पिछले साल ही कमला मिल्स में फायर हुई थी, आग लगी थी प्राइवेट रेस्टोरेंट्स में और कुछ लोग उस घटना में भी निर्दोष लोग मारे गए। उस समय पुलिस ने तुरंत 304 ये सेक्शन लगाया था जो नॉन अवेलेबल है,
304 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज ये पुल गिरने की घटना हुई है क्योंकि ये प्रशासन ने पुल बांधा था तो पुलिस ने 304A लगाया है जी। कुछ महीनों पहले पुणे में एक होर्डिंग गिरा था और उस होर्डिंग गिरने की वजह से कई लोग मारे गए थे, 2 या 3 लोग शायद उसमें भी मौत के घाट उतारे गए थे, तो उसमें भी पुलिस ने 304 लगाया, 304A लगाया नहीं। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि आज पुलिस ने किस बेसिस पे 304A लगाया, क्योंकि अगर आप पिछला पास्ट प्रैक्टिस या पास्ट कॉन्डक्ट देखोगे पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का, तो इन सारी घटनाओं में वो 304A ही 304 लगाते आए हैं। लेकिन इस समय उन्होंने एक्सेप्शन करके 304A लगाया। मैंने कुछ देर पहले पुलिस कमिश्नर जी का स्टेटमेंट भी सुना कि ये प्रीमेच्योर होगा 304 या 304A और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। बात कोई गलत नहीं है, उन्होंने सही बात की है, लेकिन अगर आप कोई चुनिंदा केसेस में 304 लगा चुके हैं, जैसे कमला मिल्स हुआ, पुणे का ब्रिज हुआ, तो फिर इस केस में आप एफआईआर दर्ज करते समय ये 304A होगा, ये कैसे आपने तय किया, ये एक सवाल उठता है जी। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑडिट होने के बावजूद भी अगर ऐसी घटना होती है तो ये स्ट्रक्चरल ऑडिट के बेसिस क्या होता है, ऑन व्हाट बेसिस ये स्ट्रक्चरल ऑडिट होता है, उनका गाइडलाइंस क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चरल ऑडिट जो कंडक्ट करते हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, उनका लाइसेंस रिन्यू कैसे होता है, ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे मुंबई में बहुत सारे फुट ओवर ब्रिजेस हैं, अलग अलग किस्म के ब्रिजेस हैं, और अगर ऐसे ब्रिजेस गिरने लगे, और ये ब्रिज कुछ इतना पुराना भी नहीं था, इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट हाल ही में हुआ था, अगर ऐसे ब्रिजेस गिरने लग गए तो फिर डिफिकल्ट तो सिचुएशन होगी। बिल्कुल अनिकेत जी, हम आपकी तरफ फिर एक बार आते हैं। हमारे पास और एक बड़ी खबर आती हुई है, दिशा हमारे साथ जुड़ी हुई है। दिशा, इस वक्त की बड़ी खबर, दिशा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है, और बीएमसी ने जो 2 अधिकारी इसमें लिप्त थे, अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। ऑडिट को सुपरवाइज करने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है, और साथ में असिस्टेंट इंजीनियर जो है उन्हें भी इसमें सस्पेंड कर दिया गया है। क्या ज़्यादा जानकारी क्या है दिशा इससे जुड़ी, क्या और लोग इसमें शामिल हैं? जी मंदार, अभी के लिए हम ये अभी तक जान पाए हैं कि जैसे हमने पहले बताया कि बीएमसी अफसरों के खिलाफ जो ब्रिजेस डिपार्टमेंट में है स्पेशली, उनके खिलाफ सस्पेंशन जैसे कि 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंडेड है, असिस्टेंट इंजीनियर जो पूरा रिपेयर वर्क सुपरवाइज कर रहे थे उनको सस्पेंड कर दिया है, चीफ इंजीनियर एंड डेप्यूटी इंजीनियर को भी क्रिमिनल चार्जेस फेस करने पड़ेंगे, एंड 4 बीएमसी ऑफिसर्स को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी फेस करनी पड़ेगी। तो ये पूरा ये जो सीएसटी ब्रिज जो आधा कल कोलैप्स हुआ, वो इंसिडेंट के बाद ये पूरा रिपोर्ट जो है वो बीएमसी ने सामने रखा है। एज फार एज पूरा जो स्ट्रक्चरल ऑडिटर के खिलाफ जो एक्शन लिया है मंदार, हम वो रिपोर्ट से पढ़ रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चरल ऑडिट जो है डीडी देसाई कंसल्टेंसी फर्म, उनके खिलाफ जो है वो शो कॉज नोटिस इश्यू करेंगे ब्लैक लिस्ट करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ मंदार कि बीएमसी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के किसी भी प्रोजेक्ट के साथ ये कंसल्टेंसी फर्म अब आगे जाके काम नहीं कर पाएंगी और ना ही उनको न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। एक बार अगर ये ब्लैक लिस्ट हो गए तो जो भी उनके ऑन गोइंग काम है अभी के लिए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ये एक ब्रिज नहीं ऑडिट किया था, उन्होंने काफ़ी 300 ब्रिजेस ऑडिट किए थे पूरे शहर में। तो जो भी उनका काम जो अभी चल रहा है वो तुरंत के तुरंत बंद कर देना चाहिए और दूसरे स्ट्रक्चरल ऑडिट को टेम्पररी अपॉइंट करना चाहिए और एफआईआर जरूर फाइल होनी चाहिए इस स्ट्रक्चरल ऑडिट के खिलाफ। एंड सबसे बड़ी और लास्ट अहम खबर मंदार ये है, मुंबई में टोटल 374 ब्रिजेस है मंदार। तो अब बीएमसी को इन हादसों के बाद अब ये लग रहा है कि एक फुल टाइम चीफ ब्रिज इंस्पेक्टर वो अपॉइंट करेंगे जो बीएमसी के साथ साथ काम करेंगे और जो बीएमसी के ब्रिजेस को, मुंबई के ब्रिजेस को इंस्पेक्ट करेंगे। जी, कई सारे सवाल है इसको लेकर, और क्या ये जो कार्रवाई है वो पर्याप्त है, क्या इससे भी कई गुना ज़्यादा कार्रवाई की जा सकती है या नहीं, ज़्यादा सख्ती से पेश आ सकते हैं या नहीं, ये सभी सवाल हम पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ, हमारे पैनलिस्ट को भी अनुरोध है बने रहिए हमारे साथ। जुड़े हुए हैं संजय तटकरे, अनिकेत निकम और गणेश खानकर।
मुंबई में हुए ब्रिज हादसे के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और गणेश खानकर भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, संजय तटकरे हमारे साथ एनसीपी के प्रवक्ता जुड़े हुए और शकील अहमद आरटीआई एक्टिविस्ट, निकेत निकम विधिज्ञ है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भगवान कोहली जो कि आई विटनेस इस घटना के थे, उन्होंने अपनी कहानी भी बयां की है। चर्चा में सबसे अहम सवाल संजय तटकरे आपसे अब करना है, क्योंकि पहले 24 घंटे में बीएमसी ने और वहाँ के आला अफसरों ने बताया था कि पहले 24 घंटे में एक रिपोर्ट लेके आएंगे जिसमें एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन के तहत बताया जाएगा कि क्या हुआ था, इस हादसे के पीछे क्या था। लेकिन इसके आगे जाकर उन्होंने कई सारे सवाल उन्होंने बताया कि किस दिशा में ये जांच पड़ताल होनी चाहिए। अगर उस दिशा की बात करें, अगर उन मुद्दों की बात करें, cause of failure of bridge, structural failure, any other reasons, status of bridge maintenance, history of maintenance, history of repairs, structural audit किस तरह से किया गया था, उसके बारे में उन्हें कुछ मुद्दे रखे हैं। लेकिन ये मुद्दे देखते हुए ये लगता है कि इन्हें प्रशासन किस तरह से चलाया जाता है, किस तरह से चलाया जाना चाहिए, यही पता नहीं है। क्योंकि इन मुद्दों को अगर देखा जाए तो ये सभी जानकारी उन्हीं के पास होनी चाहिए थी। नहीं मन्नार जी, एक तो पहले मैं आपसे बताऊं, ये बहुत दुखद घटना है और जो 6 लोग मृत हुए हैं उनके प्रति हमारी पूरी संवेदना है और मैं महानगर पालिका और राज्य शासन से ये अनुरोध करूंगा कि उनका ध्यान रखा जाए। अब मैं ये सब मुद्दों पे आता हूं। एक तो ये स्ट्रक्चरल ऑडिट नाम का जो हवा बनाया गया है वही बिल्कुल अपनी चमड़ी बचाने का काम है। जब ये कमला मिल का हादसा हुआ या अंधेरी के ब्रिज का हुआ या लोअर परेल का ब्रिज का हुआ, तो ये स्टैंडर्ड लाइन हो गई है महानगर पालिका की, कमिश्नर की और मुख्यमंत्री की कि हम इसकी जांच करेंगे। एक तो मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ, मैं आपको बताऊँ, किसी भी स्ट्रक्चर को देख के फिजिकली वेरीफाई करके आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये स्ट्रक्चर वेदर इट इज़ सेफ और अनसेफ। इसके लिए कोई ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं होती अनलेस आपको विजुअली लगे कि ये खराब है और इसकी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। मेरा तो पूरा आरोप है इन पे, ये महानगर पालिका का ये जो डिपार्टमेंट है, ये बिल्डिंग और फैक्ट्री डिपार्टमेंट, ये सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है महानगर पालिका का। ये जो इंजीनियर्स हैं इनकी पूरी ज़िंदगी ये सिर्फ नोटिसेस देने में और पैसा कमाने में लगा देते हैं। आपको मैं बताऊं, मुंबई में मंदार जी, आपका मुंबई से बहुत नज़दीक का रिश्ता है, आप आपके घर में कुछ काम भी कराइए तो ये बिल्डिंग और फैक्ट्री डिपार्टमेंट से आपके पास इंजीनियर्स आ जाएंगे और आपको नोटिस देके चले जाएंगे कि यू आर कैरिंग आउट अनऑथराइज्ड वर्क। इनको वक्त नहीं है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जहां है वहां जाके चेक करे, वहां पे सुपरविजन दे। दूसरा, आप बता रहे थे, आपकी रिपोर्टर बता रही थी कि ये कॉन्ट्रैक्टर और ये ऑडिटर्स को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। मैं आपको एक ही चीज बताऊं, जो जय कुमार करके एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है मुंबई में जिन्होंने सड़कें बनाने का ठेका ले रखा था, उसे ब्लैकलिस्ट किया था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, इसी जय कुमार को मेट्रो का काम दे दिया नागपुर का। तो जो ब्लैकलिस्टेड है मुंबई में वो नागपुर में जाके व्हाइट लिस्ट कैसे हो सकता है? तो ये जो सब काम है और इनकी जो प्रायोरिटी है, आज आप देख रहे हैं कि मुंबई को घोषित कर दिया कि स्मार्ट सिटी। अगर स्मार्ट सिटी है तो आपका भी फर्ज बनता है जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मेंटेन किया जाए। नया तो बनाना ही बनाना है, लेकिन जो जुना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे भी मेंटेन करना चाहिए। इस पे बीएमसी ने ध्यान देना चाहिए। जी, अब गणेश खानकर, आपके पास कहने के लिए कुछ है बचा हुआ? क्योंकि लगातार ये सवाल हम कर रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि जिस संजीदगी के साथ बीएमसी कमिश्नर ने सामने आना चाहिए था वो संजीदगी हमें दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह से अब कार्रवाई की बात चल रही है, जिस तरह से कार्रवाई बताई जा रही है, लोगों के सस्पेंशन तक ही ये लोग पहुंच पा रहे हैं, आप लोग पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि सस्पेंशन से बहुत ज़्यादा कार्रवाई की ज़रूरत है। डिसमिस करना चाहिए ऐसे लोगों को, इन्हें पूरी तरह से निकाल देना चाहिए सर्विस से। ऐसे लोगों को आप सस्पेंड करते हो, इसका मतलब उन्हें आधी सैलरी मिलती रहेगी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं भी ये जो घटना हुई है उसके प्रति मेरी संवेदना मैं सबसे पहले प्रकट करता हूँ।
आपने जो बात कही सर, ऐसा है कि आपने प्रशासनिक ढांचा बनाया हुआ है, इसके खिलाफ कई बार हम बात करते हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि या प्रशासन के ऊपर हम जितना भी धावा बोले, हमारी एक मर्यादाएं होती है। अब जो मैं सुन रहा था कि मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमारे मित्र तटकरे जी बात कर रहे थे, हाँ ये बात तो सच है, और ये इसीलिए सच है कि इसके पहले मुंबई की तरफ जितना ध्यान देने की आवश्यकता थी वो नहीं देने के कारण बस्ती तो बढ़ रही है और मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसका बड़ा लोड है। मंदार जी, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मैं एक नगर सेवक हूँ और मैं मुंबई महापालिका में उसी ब्रिज से आता जाता हूँ। ये भी मैं आपको बताता हूँ, मैं बोरली से निकलता हूँ, बांद्रा उतरता हूँ, हार्बर ट्रेन पकड़ के CST प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 पर जो आती है, वहाँ से मैं इसी ब्रिज से टाइम्स ऑफ इंडिया के पास आता था और वहाँ से फिर मैं कॉरपोरेशन में जाता था। मुझे ये घटना देखने के बाद यानी मन से दुख तो हुआ, मैं उसी ब्रिज से जाता हूँ, ये सुनकर मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। अब होता यह है कि हम जनप्रतिनिधि कई बार प्रशासन के पीछे बहुत हम पड़ते हैं कि ये गलत हो रहा है, इसकी आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इसका ऑडिट होना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि प्रशासन अपनी तरह से काम करता है। अब आपने नहीं अपनी तरफ से काम करता है, मतलब कैसे काम करता है प्रशासक? गणेश जी जरा थोड़ा हम ये लगातार इसी तरह के जो जवाब देते आए हैं हम लोग, और आम जनता को लगातार इसी तरह से मूक बनाया गया है अब तक। यह बात चलेगी नहीं, क्योंकि क्योंकि प्रशासन आप चलाते हैं, बात कर रहा हूं, प्रशासन आप चलाते हैं, आपकी राज्य सरकार चलाती है। बात कर रहा हूं, मैं उसी पे बात कर रहा हूं मंदार जी, मैं उसी पे बात कर रहा हूं। जी बताइए, क्या कहना है फिर आपका? क्या कहना है? अगर आप कह रहे हैं कि आपकी बात नहीं सुनते प्रशासन? 5 साल मंदार जी, मेरी बात को पूरा करने दीजिए। मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कि एक जनप्रतिनिधि चुनकर आता है, वो 5 साल के लिए आता है, लेकिन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी पूरी जिंदगी उसी प्रशासन में होते हैं। कई बार ये डिपार्टमेंट में होते हैं, कई बार उस डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, लेकिन उस प्रशासन में होते हैं। आपने बात कही सस्पेंशन की, बात ऐसी है कि ये घटना होने के बाद में हमने पहली बार, यानी मुख्यमंत्री जी ने तो कल ही कहा था कि हम इसकी उच्च स्तरीय इसकी जांच करेंगे, और उन्होंने आज पहली बार कहा है कि इस विषय में जो अधिकारी दोषी है उन पर केस फाइल किया जाएगा, और उन पर केस फाइल हो चुका है। लेकिन पर्याप्त बातें हो नहीं रही है, जिस तरह से बातें इक्का दुक्का सामने आ रही है गणेश जी, जिस तरह से बातें सामने आ रही है। आपने 304A मतलब वो इतना ज्यादा संजीदगी से जो जिस तरह से सेक्शन डालना चाहिए था वो डाला नहीं है। अभी अनिकेत जी ने बता दिया कि 304 डाला जा सकता था, वो कार्रवाई नहीं की हुई है। अब जो नाम सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर सस्पेंशन की कार्रवाई बताई जा रही है, उसमें भी लगातार ज्यादा लोगों का होना चाहिए था नाम, वो नहीं है। आपने जिनको पैसा देकर, BMC का, टैक्स पेयर का जो भी पैसा है वो पैसा देकर जिनको ये पूरे 350-400 के आसपास के ब्रिजेस का जो काम दिया था, रखरखाव देखने के लिए, मेंटेनेंस कैसे हो रहा है वो देखने के लिए, उसका ऑडिट करने के लिए, उन्होंने पूरा बकवास काम किया हुआ है, बेतुका काम किया हुआ है। और ऐसे हालात में आप क्या कर रहे हो वहां पे? एक जनप्रतिनिधि करके क्या कर रहे हो? एक सरकार वहां पे आप चला रहे हो, तो उसका क्या कर रहे हो आप? मंदार जी, ऐसा है कि अभी आपने जो 304 और 304A कहा, ऐसा है कि ये कानून की बातें हैं, मैं इसमें आपको मैं बता नहीं पाऊंगा, मैं कानून का विशेषज्ञ हूँ नहीं। ये यदि उन्होंने कहा है ये गलती हुई है तो इस पर जब भी बात होनी चाहिए ज़रूर होगी, और हम भी ये मांग करेंगे कि यदि ये कानून एक जगह पर लगाया जाता है तो उसकी दूसरी जगह भी लगाना चाहिए। बट द मैटर और जो इंसिडेंट्स होता है उसके ऊपर निर्भर होता है जी। यानी मैं कानून के बारे में आपके साथ इस तरह मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। एक सेकंड के लिए अनिकेत जी आपने अभी बताया था 304 लगाया जा सकता है अगर सेक्शन यहाँ पे अगर विल है, सरकार को अगर ऐसा लगना चाहिए कि नहीं ये अपनी प्रायोरिटी की बात है। मुंबई के जो लोग हैं, आम आदमी है, जिस तरह से हर रोज जाते हैं, जान को हथेली पर लेके जाते हैं, और ऐसे लोगों को कुछ न्याय देने की बात अगर होती है तो वो सीरियसनेस दिखना चाहिए। आज हमें दिख रहा है कि आज हमारे मुख्यमंत्री जो है और उद्धव ठाकरे जो है वो अमरावती में अपनी राजनीति चला रहे हैं, वो वहां पे जा रहे हैं अमरावती में, उनके अपने राजनीतिक जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम में वो लिप्त है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है वो देखने के लिए कोई नहीं है। यहाँ पे कमिश्नर जो है वो अब तक वहां पे पहुंचे नहीं है, 4 मिनट का फासला है, वहां तक वो जगह देखने के लिए नहीं गए। अगर वो तहकीकात कर रहे हो तो तहकीकात की जो दिशा है, जिस तरह से लाइन दी गई है, जिसमें लिखा गया है,
वो जो जानकारी जुटाना चाहते हैं वो जानकारी तो उन्हीं के पास होगी। तो अनिकेत जी, आपको संक्षेप में बताइए, आपको ये नहीं लगता है कि जो कार्रवाई है, सस्पेंशन है, ये पर्याप्त है? देखिए, 304A और 304 में फर्क मूलभूत ये है कि 304A फर्स्ट ऑफ ऑल बेलेबल है, 304 नॉन बेलेबल है। वो पार्ट 1। पार्ट 2, 304 कब लगता है? 2 इंस्टेंसेस में लगता है। 304 पार्ट 1 लगता है जब इंटेंशन हो, पार्ट 2 लगता है जब नॉलेज हो। पार्ट 1 ये एग्रेवेटेड है, पार्ट 2 ये एग्रेवेटेड वैसे नहीं है। पार्ट 2 नॉलेज कब होता है? सपोज ब्रिज पे लोग चलते हैं, ब्रिज की ऊंचाई बहुत है और अगर ये पुलिया गिरता है तो नेचुरली लोग जख्मी हो सकते हैं, लोग मृत भी हो सकते हैं और उनकी जान भी जा सकती है। इस केस में लोगों की जान भी गई है और लोग जख्मी भी हुए हैं। तो ये जिम्मेदारी थी शासन की मेंटेन करने की, ये ब्रिज की। और अगर ये ब्रिज का मेंटेनेंस बराबर से नहीं हो सकता है या नहीं हो रहा है, ये स्ट्रक्चरल ऑडिट फेल हो रहा है, तो ये नॉलेज एट्रीब्यूट किया जा सकता है उन व्यक्तियों को जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेन करने की, कि अगर आप इस काम में फेल होते हो, आप ये काम अच्छे से नहीं करते हो, अगर ये ब्रिज अगर कोलैप्स होता है और लोगों की जान जा सकती है, जाती है, तो आपको ये पता है बात कि आपके इस काम की त्रुटियों की वजह से लोगों की जान जा सकती है। तो इस मामले में 304 लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। माफ कीजिएगा, थोड़ा समय की कमी है और इसके चलते आप जैसे कह रहे हो कि 304 जो सेक्शन है उसका उपयोग किया जा सकता है और वो ज़्यादा संजीदगी के साथ वो एक तरह से वो कदम उठाया दिखाई देगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो प्रशासन है या राजनेता जो है, मुंबई के जो राजनेता है, महाराष्ट्र के जो राजनेता है, वो अब फिलहाल दूसरी जगह पे है। जिन्होंने जिस तरह से सख्ती से इसमें पेश आना चाहिए था, जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए था, वो अब अपने जो कदम है वो फिर एक बार चुनाव की तरफ लेके जाते दिख रहे हैं। लेकिन जो न्याय दिलाने की बात है, इतने लोग मरे हैं, 6 लोग मरे हुए हैं इसमें, और ऐसी हालात में जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई ठीक से होती हुई नहीं दिख रही है। मिरर नाउ लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेगा, लगातार जो सवाल है वो सवाल भी उठाते रहेगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बीएमसी के जो कमिश्नर है अजय मेहता, उनका भी रवैया बिल्कुल ठीक नहीं रहा है। पिछले कुछ सालों से उनका जो काम है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन संजीदगी के साथ ऐसे इस तरह के वारदातों में उनका जो रवैया दिख रहा है वो बिल्कुल लैकडेजियल तरीके का है। एक तरह से अगर देखा जाए तो बीएमसी के जो अजय मेहता है उनका काम ठीक नहीं है, उन्होंने अपना इस्तीफा भी देना ज़रूरी है। हम यही रुकते हैं और ब्रेक के बाद मिरर नाउ पर बाकी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।